मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है शायद हमारे जो मोहतरम महबूब साहब हैं इससे बड़ी गलती कर ही नहीं सकते थे। और शायद इस पर जैसे तहरीक इंसाफ को उन्होंने ज्वाइन करके पछताए हैं, अभी शायद मज़ीद पछताने के लिए उनके पास बड़ा टाइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रामा टाइम्स का खुसूसी प्रोग्राम मेरा इंतखाब। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर साबिक रुकन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली खान रेले हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये माजी में भी ज़िला स्टोर की सियासत के अंदर और बिलखुसूस जो 2004 के इंतखाबात में, उस इंतखाबात में बाकायदा इन्होंने कामयाबी हासिल करने के बाद असेंबली में ज़िला स्टोर की अवाम की तर्जुमानी की है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको हमारे खुसूसी प्रोग्राम रामा टाइम्स के मेरा इंतखाब में वेलकम करते हैं। सर, इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम दिया, रामा टाइम्स के लिए मुझे मदऊ किया है और मैं रब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और रामा टाइम्स का भी। डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बता दें, क्योंकि ज़िला स्टोर की सियासत के अंदर बिलखुसूस आपका एक कलीदी किरदार है, तो ज़िला स्टोर के अंदर जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट की दौड़ में आपसे भी सीनियर जो पार्टी के बहुत जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां पार्टी के लिए सर्व की हैं, मोहम्मद नसीर खान और अपना शमसुद्दीन, मोहम्मद अली समेत 5 से 6 रहनुमा थे जो टिकट की दौड़ में शामिल थे। तो टिकट की दौड़ में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पार्टी ने जो आपको टिकट दिया तो आखिर किस बुनियाद पर दिया? पहले तो मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि जी इस हल्के से इंतखाबात के दौरान जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इस हल्के के अंदर थे 49, और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो है 9 कैंडिडेट थे। इससे ये अंदाज़ा होता है कि आवाम की दिलचस्पी जी गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली 14 और अस्टोर 2 9 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। इससे एक बात तो ये वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लोगों का लगाव है और चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से जो है अवाम की नुमाइंदगी की जाए। अब रहा मसला कि पुराने कैंडिडेट्स भी थे और नए कैंडिडेट्स भी थे। मैं समझता हूँ कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस बात की गमाजी है कि वो मेरिट का ख्याल रखती है। मैं नहीं समझता हूँ कि जी मैंने कोई सोर्स की बुनियाद पर यह टिकट हासिल किया या कोई और तरीका था, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह महसूस किया कि मेरे पास चूँकि वोट बैंक है जो शायद किसी के पास नहीं है, जो वोट बैंक मेरे पास है, एक तो उसका ख्याल रखा गया। दूसरा यह है कि जी मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुरे वक्त में जो है कौम की तर्जुमानी करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और बग़ैर किसी कंडीशन के मैंने सपोर्ट की थी, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। उन खिदमत के पेश नज़र हमने ये फ़ैसला किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना है, इसलिए कि एक अवामी पार्टी है और आगे तौक़ात भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की कोई खिदमत कर सकती है, कोई आइनी हवाले से या कोई और हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारा 3 दहाइयों से जो है वो रिश्ता है पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ। भुट्टो साहब से लेकर मोहतरमा शहीद से लेकर आज बिलावल साहब तक जो है एक ताल्लुक़ है, एक रिश्ता है जिसको हमने कायम रखना है। इसलिए कि आपने देखा होगा जब हमारे चेयरमैन आए तो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर पहली मरतबा कोई वफाकी पार्टी के चेयरमैन और क़यादत ने 6 से 7 दिन जो है इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वो लगाए हैं। इतना टाइम शायद आज तक किसी ने भी नहीं दिया था। यही उनकी जो है इस गिलगित बल्तिस्तान के साथ और लोगों के साथ मोहब्बत का इजहार है। तो क्या जैसे कुरान के अंदर है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोग इतनी बेवफाई कर सकते हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो जिनकी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, जो शहादतों की एक तारीख़ रखती है, ऐसे में जनाब वाले गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी लामहला पीपल्स पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी और वालियाना अक़ीदत का इजहार करना था। तो हमने अवाम से मशवरे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया था।
और टिकट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, लामाला लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की होंगी और ये हक बनता है कि हर कैंडिडेट का। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ इस हवाले से कि गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों में से ये वाहिद हल्का है जो फैसला देर से किया गया, लेकिन तमाम कैंडिडेट्स को एतमाद में लेकर टिकट का जो है फैसला मेरे हक़ में किया गया है। उसके लिए मैं लामहला क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उन तमाम कैंडिडेट्स का, जो 9 कैंडिडेट्स थे, मेरे अलावा 8 कैंडिडेट्स थे, उन सब ने जो है मेरे हक़ में राय दी थी, इसलिए भी मैं उन सब का शुक्रिया अदा। कि मरकज़ी क़यादत ने आपके ऊपर एतमाद करके पार्टी टिकट दिया, तो जो आपने कहा कि 9 कैंडिडेट हैं हल्का 2 अस्तोर GBLA 14 से, जी जी, तो क्या ये जो 9 कैंडिडेट हैं वो आज भी आपके हक़ में हैं, आपके सपोर्ट में खड़े हैं? इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है। जिस तरीके से वहाँ जो कमेटी बनी थी, आखिर चेयरमैन साहब ने इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई थी मूसा साहब की सरबराही में, उस कमेटी ने तमाम कैंडिडेट्स को एतमाद में लिया। लेने के बाद जब मुझे टिकट के लिए अनाउंस किया गया तो यकीनी बात है जब वहाँ पर राय दी है तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा यकीन है कि वो तमाम कैंडिडेट्स जो है मिलकर जो है ना, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो सिंगल अपनी एफर्ट्स के साथ जो है वो पार्टी के जो है वो बागडोर संभाल सके। लामहला इनकी हमदर्दियाँ हैं, पार्टी के साथ भी है, मेरे साथ भी हैं, और मुझे यकीन है कि तमाम कैंडिडेट्स जो है वो भरपूर सपोर्ट करेंगे और कर रहे हैं, ये मैं आपको। और डॉक्टर साहब ये भी बता दें, क्योंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर हैं, तो ज़िला स्टोर बिलखुसूस हल्का 2 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट आपको मिलने के बाद किस जगह में खड़ी है, आप क्या समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक पोजीशन की बात है तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हल्के के अंदर वोट बैंक जिसको कहते हैं वो हमारे पास है। अब थोड़ा सी जो है मेहनत की ज़रूरत है और ये तमाम कैंडिडेट्स और पीपल्स पार्टी के जो लोकल क़यादत है वो सारे मिलकर हम इंशाअल्लाह जद्दोजहद करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ इस हल्के से नहीं बल्कि हल्का 1-2 दोनों जो है पीपल्स पार्टी विन कर देगी पोजीशन में। डॉक्टर साहब आपने कहा कि पीपल्स पार्टी हल्का 2 स्टोर के अंदर बेहतरीन पोजीशन में है, तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर हैं शम्स लोन साहब, उस शम्स लोन साहब के साथ कल वफाकी वज़ीर अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में यहाँ के जो एक पुराने सियासतदान हैं महबूब अली खान साहब, उन्होंने उनके साथ इल्हाक किया है, तो उसके बाद क्या लगता है ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त गठजोड़ हो रही है, इसमें आपको क्या लगता है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है शायद हमारे जो मोहतरम महबूब साहब हैं इससे बड़ी गलती कर ही नहीं सकते थे, और शायद इस पर जैसे तहरीक इंसाफ को उन्होंने ज्वाइन करके पछताए हैं, अभी शायद मज़ीद पछताने के लिए उनके पास बड़ा टाइम है। रहा मसला अवाम का, अवाम जो है ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि अवाम आज़ाद है और अपना फैसला ज़मीर के मुताबिक करेगी। जब ज़मीर के मुताबिक करेगी तो वो तीर के लिए करेगी, किसी और के लिए नहीं करेगी इंशाअल्लाह। पिछले 2015 के इलेक्शन में आपके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के ये इल्ज़ामात थे कि आपने पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ बरकत जमील जो पिछले साल 2015 के इलेक्शन में यहाँ से सीट जीते थे, उन्होंने बरकत जमील से आपने पैसे खा के खड़े रहे हैं अपने हल्के में, किस हद तक सदाकत है सर? देखें जी, ये बात तो अब वाज़ेह हो चुकी है, हर तरफ से जनाब वाली तहकीक हो गई है। हम 5 साल जो है ना चौक में सीना तान कर चीखते रहें, चिल्लाते रहें, बल्कि हमें अब ये पता चला कि भाई जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने ही पैसे खाए थे। और दूसरी बात यह है कि देखें मैंने अस्तूर को ज़िला बनवाया और अरबों रुपए यहाँ लगाए, हत्ता कि मेरा सवाबदीदी फ़ंड भी जो है मैं लोगों में तकसीम करके बैठा हूँ। तो अगर खाने वाला हो तो फिर जाहिर सी बात है उसके PWD में ठेके होते हैं, उसके जनाब वाली कोई कमीशन होता है। कोई माई का लाल जो है ना कोई चार आना साबित कर दे कि जी हमने किसी ठेके से कमीशन लिया हो, कोई ठेका जो है किसी अजीज़ के नाम पर दिया हुआ, खाने वाला तो किसी वक्त भी खा सकता है। उससे बड़ी ऑफर्स मुझे हुई थी, ये मैं आपको बता दूं कि मुखालिफ कैंडिडेटों की तरफ से बड़ी ऑफर्स हुई थी मुझे, हत्ता कि ये मेरे लिए आनर है, मैं ये कहूँगा कि मुझे 5-5 करोड़ रुपए तक की ऑफ़र हुई थी। लेकिन चूँकि पैसा मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल जो है लोगों के दिलों में जगह बनाना है, लोगों की खिदमत करना है, और मैं हर लिहाज से जनाब अली अवाम की खिदमत पर यकीन रखता हूँ, इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता हूँ।
اور ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جیسے 5 کروڑ روپے کی آفر آئی آپ کو، تو ہمارے ذرائع کے مطابق ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ پچھلے سال اسٹور حلقہ 2 GBLA 14 سے ایک کینڈیڈیٹ نے لاسٹ سٹیج میں آپ کے پاس 1 کروڑ روپے اور اپنی لینڈ کلوزر گاڑی لے کے آپ کے دروازے میں آیا تھا، تو کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے ناظرین کو اس سوال؟ دیکھیں یہی تو چیزیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ جی لوگوں نے صاف پانی کو گندا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس پر وہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ میری گزارش یہ ہے کہ جی میں سیاست پر یقین رکھتا ہوں اور سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں۔ میرا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، دولت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود دیکھیں نا جی، میں نے جو کروشل حالات میں 2000 ووٹ لیے تھے اور میرے پاس صرف ایک ویل جیپ تھی جس کے ذریعے سے میں کنونسنگ کر کے لے رہا تھا، اگر میں نے کسی سے لین دین کی ہوتی تو وہ ووٹ میں نہ لے سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، میرے پاس سب سے بڑی دلیل یہ بنتی ہے کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جو ہے مجھے آفر ہوا تھا، میرے انکار کے بعد میرے مخالفت میں کینڈیڈیٹ کھڑا کیا گیا تھا۔ یہ نہیں کہ مجھے کسی نے کھڑا کیا تھا، میں تو کھڑا تھا آلریڈی۔ لوگوں کو خوب محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ریلے ہے تو کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے، اس لیے یہ اس قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب میں نے ٹکٹ انکار کیا تو ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ جب تک ریلے کو انگیج نہ کیا جائے، اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے تو آگے کینڈیڈیٹ جیتنے کا امکان نہیں تھا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے جو ہے مل کر جو پچھلے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اور اس میں جناب والی اتوار کے دن جناب والی پیسے ڈرا ہو گئے کسی بینک سے، لوکل بینک سے، اور وہ پیسے کہاں گئے آپ کے سامنے ہے وہ تمام باتیں۔ وہ بھی حلقہ 2 اسٹور کے کسی کینڈیڈیٹ نے ڈرا کیا تھا؟ یقینی بات ہے، یقینی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ نے ضلع اسٹور کو ضلع بنانے کے لیے آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ 2004 کے انتخابات میں آپ نے یہاں سے پوزیشن حاصل کی، آپ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد 2004 سے لے کے جو 5 سال کا عرصہ رہا، اس میں آپ نے عوام کے لیے کیا خدمات سر انجام دی؟ آج پبلک کے بیچ میں دوبارہ سے آپ جا رہے ہیں ووٹ مانگنے، تو کیا کس بنیاد پہ ووٹ؟ جی الحمدللہ کہ ایک تو یہ ہے کہ جناب علی 2004 میں مجھے تاریخی لیڈ دی گئی ہے جو کسی کے پاس بھی نہیں تھے اس سے پہلے، اور اس کے بعد میں نے بلا تفریق خدمت کی ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہیں سے مجھے ووٹ پڑے ہیں یا نہیں پڑے ہیں، نمائندے کی حیثیت سے میں نے ہر جگہ میں کام کیا، ہر جگہ میں خدمت کی ہے۔ بلچ بونجی کا علاقہ ہے، بلچ سے لے کر تریزے ڈنگا تک کوئی گاؤں میرا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر میری طرف سے کوئی اسکیم نہ گئی ہو، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہو۔ یہ جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے کہ ضلعی انفراسٹرکچر جو بنا ہے یہ اس 5 سال کے اندر کمپلیٹ ہوا۔ اس سے 2 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ کیا ریلے نے کوئی کمیشن لیا؟ اگر کمیشن لیا تو وہ بلڈنگیں ادھوری ہونی چاہیے تھی، وہ پروجیکٹ ادھورا ہونا چاہیے تھا۔ آج بجلی ہمارے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہم نے ایک سکھ پروجیکٹ کو اٹھا لیا۔ آج گھر گھر واٹر سپلائی ہے، ایجوکیشن پہ میں نے خصوصی توجہ دی ہے، ہیلتھ سیکٹر پہ میں نے خصوصی توجہ دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب علی یہ DHQ ہاسپٹل عیدگاہ جس کنڈیشن پہ میں چھوڑ کے گیا تھا اسی کنڈیشن میں آج بھی پڑا ہوا ہے۔ گرکوٹ ہاسپٹل اس کی مشینری سڑ گئی، حالانکہ ہیلتھ کا منسٹر تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ بھائی ان 2 پروجیکٹس کو کم از کم جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لیتا، یہاں پہ سہولتیں دے دیتا، یہاں پہ فیسلٹیٹ کر لیتا، اسپیشلسٹ کو یہاں پہ جو ہے نا تعینات کروایا جاتا۔ لیکن مجھے دکھ ہوا کہ میں نے 2009 میں جس پوزیشن میں اس ضلع کو چھوڑ کے گیا تھا آج بھی اسی پوزیشن میں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے خدمت کی تھی اور اس خدمت کا اعتراف کرتے ہیں لوگ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم نے جہاں چھوڑ دیا تھا، جہاں پر ابھی اسٹینڈ کر رہا ہے، وہاں سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے یہاں پہ کہی کہ ضلع اسٹور کے اندر ہیلتھ کے لیے ہم نے کام کیا، تو یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ضلع اسٹور کے اندر جو ہیلتھ کی اس وقت سہولیات ہیں، DHQ ہاسپٹل اس وقت ایک استقبال خانے کا منظر پیش کر رہا ہے، اور یہاں پہ پورے جو ضلع کی 1.5 لاکھ آبادی ہے، ایک ڈاکٹر کے رحم و کرم پہ کوئی گائنیکالوجسٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور یہاں پہ حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک آپریشن تھیٹر بھی موجود نہیں ہے، ایک مائنر آپریشن جیسا اپینڈکس جیسا چھوٹا آپریشن کے لیے یہاں سے ایک غریب بندہ اپنی سال بھر کی جمع پونجی خرچ کر کے گلگت میں جاتا ہے۔ مجھے شدت سے اس بات کا اندازہ ہے، اور میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں کہ جب لوگوں کو اس حال میں دیکھتے ہیں۔ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے ٹینیور میں ہر یونین میں BHU 10 بیڈ ہاسپٹل، A کلاس ڈسپنسری بنوائی، ایجوکیشن پہ جناب علی تمام پرائمری اسکول بنوائے، مڈل اسکول بنوائے، ہائی اسکول بنوائے، حتیٰ کہ عیدگاہ اور گرکوٹ کے اندر میں نے 2 کالجز بنوائے، حتیٰ کہ یہاں تک میں آپ کو کہوں گا کہ جناب علی میں نے ہاسٹل کے لیے جو ہے نا پیسے رکھے تھے، اس لیے کہ میرے حلقے کے اندر جناب علی کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو ہاسٹل میں رہ کے پڑھتا ہو سوری، کمری ٹاپ سے بھی اگر کوئی بچہ ہمارا جو ہے وہ یہاں بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو اس کے لیے میں نے سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ جناب علی ہاسپٹل کو
यानी वो करें, सेटल कर लें, उसको अपग्रेड कर लें, उसके जो है ना इक्विपमेंट्स जो है ना वो मुहैया कर लें। लेकिन बदकिस्मती ये हो गई कि उस दौरान जो है मुखालिफिन ने एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो मामला था वो भी उठाया, जिसकी वजह से मेरे सामने रुकावटें खड़ी कर दी गई। उसके बावजूद भी खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तरक्याती काम इतने हुए हैं कि 70 साल पर मुहित है, 70 साल को एक तरफ रख दें और हमारे 5 साल एक तरफ रख दें, तो कोई भी शख्स से पूछेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो ये इस बात की गवाही देगा कि अगर तरक्की हुई है तो 2004 से 9 तक हुई है, अगर नहीं हुई तो बाकी अदवार में नहीं हुई है। और मेरा इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम ये है, मेरा इरादा ये है, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर लोगों ने ताउन किया तो इस दफ़ा आ गए तो हमने ये दोनों हॉस्पिटल्स को जो है स्टेबल करना है। जो मशीनरी जो गुरकोट के अंदर सड़ रही है उनको हमने यूटिलाइज़ करना है और इस DHQ हॉस्पिटल को हमने वाकई DHQ बनाना है, क्योंकि ये 30 बेड का हॉस्पिटल है इस वक्त। इसको अपग्रेड करना है, अपग्रेड करके जनाब वाली जो डॉक्टर हमारे बाहर हैं उनको हमने वापस लाना है, क्योंकि उनकी कमिटमेंट है हमारे साथ कि भाई हमने बॉन्ड भरा हुआ है कि हम पहले 5 साल कम से कम अपने इलाके की खिदमत करेंगे। तो उनका फ़र्ज़ बनता है सिफारिशों की बुनियाद पर कोई कहीं पर अपनी सहूलत और अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, उनका ख्याल है, बाकी लोगों का ख्याल नहीं है। तो हम इंशाअल्लाह ताला इस पर खुसूसी तौर पर जो है तवज्जो दे देंगे, और ताकि हमारा मरीज़ जो है अपेंडिक्स का केस लेकर गिलगित ना जाए, ये हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह ताला। और डॉक्टर साहब यकीनन आपकी खिदमत आपने बयान की, जैसे कि आपने कहा कि जो 2004 में ज़िले का जो क़याम है आपके दौर में आप लोगों ने किया है, तो यहाँ पे जस्टिस साहिब खान साहब ने कुछ दिन पहले हमारे चैनल में अपने इंटरव्यू में कहा कि 2004 में जो ज़िला बनवाया था वो हम लोगों ने बनवाया था। क्या कहते हैं इस सवाल से? देखें, साहिब खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैंने बनवाया, यानी उन्होंने बनवाया, ये नहीं कहा, बल्कि चूंकि मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी और वो उस वक्त मुस्लिम लीग काफ के साथ वाबस्ता थे। देखें, मुस्लिम लीग काफ की शर्त ये थी कि भाई आप सीट दे दे तो ज़िला ले लेंगे। सीट तो रेले ने दिए थे, तो साहिब खान साहब ने क्या दिया था, तो महबूब साहब ने क्या दिया था। और दूसरी बात यह है कि आज ये चौथा इलेक्शन हमारा आ रहा है। चौथा इलेक्शन में हम बाकायदा अपने जो कारकर्दगी है उसमें हम बयान करते हैं कि जी हमने ज़िला बनवाया, किसी और कैंडिडेट ने ये नहीं लिखा, इससे बड़ी दलील नहीं है। फिर तीसरी बात यह है कि 2004 में जब अस्तौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ था अस्तौर इत्तेहाद चौक के अंदर, जिसको चटान अखबार ने जो है कवरेज की थी, साहिब खान साहब मेरे साथ ही बैठे हुए थे और मैंने अपनी स्पीच के अंदर ये कहा था कि अस्तौर ज़िले के लिए रिले ने सीट बेची है, ज़मीन नहीं बेचा है, जिसको चटान अखबार ने जो है ना कवरेज किया था और साहिब खान साहब ने खुद बरमला वहाँ पर एतराफ़ किया था। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपने कहा कि जैसे हम हॉस्पिटल का निज़ाम बेहतर करेंगे, तो यकीनन हॉस्पिटल का निज़ाम उस वक्त बेहतर होगा कि जैसे आप यहाँ से आज सीट विन करते हैं, अल्लाह करे आप एक आवाम की खिदमत के मिशन के साथ आप मैदान में उतरे हैं, तो यहाँ बदकिस्मती से आज तक ये सूरत हाल रही है, जो भी मेंबर यहाँ पे मुंतखब हुआ है या जो भी कोई बड़ी अच्छी पोस्ट पे यहाँ के डोमिसाइल से जाता है, तो वो यहाँ से अपने बच्चों के साथ या तो इस्लामाबाद शिफ्ट होता है या गिलगित शिफ्ट होता है, तो पीछे रह जाती है गरीब आवाम, जिससे हम झूठे वादे करके सब्ज़ बाग दिखा के वोट तो लेते हैं, लेने के बाद यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ का जो हॉस्पिटल का निज़ाम है वो अपनी जगह ख़राब, एजुकेशन का निज़ाम है वो अपनी जगह पे, फिर इसी तरह तमाम जो निज़ाम है वो मतलब दरहम बरहम है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखिए जी, क्या इस्लामाबाद मैं गुजारिश कर दूंगा जनाब, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं ये कहूँ कि जी नहीं मैं 24 घंटा इधर रहूँगा। लामाला लोगों के काम होते हैं, गिलगित में काम होते हैं, असेंबली गिलगित के अंदर है, इजलास होते हैं, उसके लिए जाना पड़ता है, कैबिनेट की जो है मीटिंगें होती है उसके लिए जाना पड़ता है। लेकिन मेरा रिकॉर्ड ये है, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि सर्दियों में उस बर्फबारी के अंदर भी रिले आपको अस्तौर में नज़र आएगा, और कोई नुमाइंदा मिले ना मिले कम से कम रिले ज़रूर इधर नज़र आएगा। आपने देखा होगा, मुशाहिदा किया होगा, अवाम इस बात के गवाह हैं। मेरा ओढ़ना बिछोना मेरे अवाम है, मैं इनके बगैर जनाब वाली अधूरा हूँ। इनकी मोहब्बतों का सिला मैं अदा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनके पास बैठकर इनके दर्द बांटता हूँ, यही हो सकता है, एक काविश है, कोशिश है। रहा मसला इस्लामाबाद और दूसरी जगहों में वो लोग जाते हैं जिन्होंने कमाया हो खूब, हमने कमाया नहीं है, हमने दिलों में जगह बनाने की कोशिश की है। दौलत हमारी मंजिल नहीं, हमारी मंजिल लोगों के दिल है। अगर वहाँ पर हमारी जगह है तो हम कहीं फुटपाथ में भी बैठ सकते हैं। आपको मालूम है कि जनाब वाली तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा जो है हमारे दौर में आया। कोई माई कलाल है जो मुझे चैलेंज कर सके कि जी मैंने कोई एक बाथरूम भी बनाए हो अपने लिए? नहीं किया। तो लामहला मेरा ताल्लुक़ लोगों के साथ है। मैं यहाँ रहता हूँ तो इनकी मुश्किलात का मुझे एहसास होता है। अगर मैं 5 स्टार होटलों में रहने लगूंगा तो मुझे गरीब आवाम का तो पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरा जो है ईमान ये इस बात पर है कि मैं लोगों के दरमियान रहूँ और लोगों की खिदमत करूँ और लोग मुझे दुआ दे दें।
پاکستان مسلم لیگ نون نے پچھلے جو 5 سالوں میں کام کیا ہے ضلع اسٹور کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر، کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کا کے سارے ذمہ دار جو منسٹر ہیں وہ سارے تحریک انصاف میں چلے گئے. اگر ان کی کارکردگی ہی تو چھوڑ کے کیوں جائے؟ میری کارکردگی ہے، میں اپنی جگہ میں کھڑا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے مسلم لیگ کاف جوائن کیا تھا عوام کے کہنے پر، جب میں آزاد جیتا تھا. لامعنی کچھ ڈیولپمنٹ تھی، استور کا ضلع بنانا تھا، اس قسم کی چیزیں تھیں. ہم نے اسمبلی بنائی، گلگت بلتستان کی شناخت بحال کی وغیرہ وغیرہ. اگر میری کارکردگی ہے تو میں اپنی کارکردگی شو کروں. میں جہاں بھی رہوں گا جناب علی میں جیت سکتا ہوں نا. تو یہ مسلم لیگ کا نون نے اگر ان کی کارکردگی تھی یا ہے تو پھر چھوڑ کر تحریک انصاف میں جانے کی کیا ضرورت ہے، جن کا زیرو ہے اس وقت جناب علی گلگت بلتستان میں. لیکن سر یہاں کے جو ضلع اسٹور کے دونوں حلقوں کی بات کریں تو برکت جمیل صاحب اور فرمان صاحب ابھی تک نہیں گئے ہیں پی ٹی آئی میں. دیکھیں نہیں گئے ہیں تو رزلٹ آئے گا، آگے رزلٹ ملے گا. اگر ان کی کارکردگی ہے تو لوگ ان کو ووٹ کریں گے، اگر کارکردگی نہیں ہے تو پھر رزلٹ میں پتہ چل جائے گا. ہوگا ڈاکٹر صاحب، آپ الیکشن 2020 کے حوالے سے آپ گلگت بلتستان کی قوم کے لیے بالخصوص ضلع اسٹور کی عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے چینل کے توسط سے؟ اسٹور بالخصوص اور بالعموم گلگت بلتستان کے عوام کو انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. تحریک انصاف کا 2-2.5 سال جو ہے آپ کے سامنے ہے. غریب عوام رل گیا ہے، اس وقت اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے. اگر گلگت بلتستان کے عوام اپنی بقا چاہتے ہیں، بلا چاہتے ہیں، جیسے ہمارا منشور بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا حق حاکمیت اور حق ملکیت کا. آپ کو معلوم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت آپ کے لیے درد رکھتی ہے، تڑپتی ہے. گلگت بلتستان کے ساتھ یہ رشتہ جو بھٹو صاحب نے قائم کیا تھا اس کو قائم و دائم رکھنا چاہتی ہے، بلکہ آگے بڑھانا چاہتی ہے. ایسے میں ہمارا بھی فرض بنتا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو محبت دے دیں، جو آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے اس کو پیار دے دیں. گلگت بلتستان کے عوام کے لیے پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی پارٹی ہو ہی نہیں سکتی ہے. تحریک انصاف نے نعرے ضرور لگائے ہیں لیکن عملی کام نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ان کے قول فعل میں تضاد ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یو ٹرن میں اوور آل دی ورلڈ جو ہے نا مشہور ہو گئے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ کیا پھر کسی درگے میں آ جائیں، پھر دھوکے میں آ جائیں؟ میری گزارش ہے کہ آپ دھوکے میں نہ آئیں، آپ چمکتی چیز کو سونا نہ سمجھیں، آپ حقیقت پسندی سے کام لے لیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ کی صورت میں، گلگت بلتستان اسمبلی کی صورت میں، گلگت بلتستان آئینی پیکیج کے حوالے سے، اس کو آپ اپنے مد نظر رکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو جتائیں اور اپنا وقار بڑھائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، ہماری مدد کرے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مظفر علی خان ریلے صاحب. یقیناً ڈاکٹر مظفر علی خان صاحب کا جو میسیج تھا پبلک کے لیے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. ناظرین، اپنے ووٹ کا اور آپ کا جو مستقبل کا انتخاب ہے، آپ کا ووٹ، آپ اپنے ووٹ کو بہتر طریقے سے استعمال کریں. آپ جو ووٹ دے رہے ہیں کم از کم وہ آپ کے جس بندے کو دے رہے ہیں وہ آپ کے ووٹ کا اہل ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی آپ توجہ دیں. راما ٹائمز کا خصوصی پروگرام میرا انتخاب یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان سبحان سہیل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.